इस वीडियो में हम क्लास 11th की भौतिक विज्ञान की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अगले चैप्टर की बात करेंगे, उसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण से पहले हम 2 चैप्टरों पर बात कर चुके हैं, विमीय विश्लेषण और सरल रेखा में गति। इन चैप्टरों के न्यूमेरिकल हम पहले करा चुके हैं। अब इस वाले वीडियो में हम जो है सदिश विश्लेषण के न्यूमेरिकल पर बात करेंगे और देखते हैं उनके न्यूमेरिकल हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल जो हैं हम बोल के लिखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल को हम इस पर लिख देंगे। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो हम लिख देते हैं। आप देख लीजिए, चैप्टर है हमारा सदिश विश्लेषण। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम पहला यहाँ पे हल करते हैं। सिंपल वे में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चनों को लगाएंगे जिससे कि सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो पाएँ। तो देख लेते हैं हम आगे क्वेश्चनों को। सिंपल वे में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन जो है किस तरीके का दिया गया है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि सदिश ए तथा बी के परिमाण क्रमशः 3 मात्रक तथा 4 मात्रक हैं। सदिश, पहला क्वेश्चन छोटा है, इसको हम लिख देते हैं। सदिश ए तथा बी के परिमाण क्रमशः 3 मात्रक तथा 4 मात्रक हैं। 3 मात्रक तथा 4 मात्रक हैं। इनके बीच कोण ज्ञात कीजिए। इनके बीच कोण ज्ञात करो। यदि इनके परिणामी का परिमाण यदि इनके परिणामी का परिमाण जो है वो है नंबर 1, पहला है हमारा 7 मात्रक, दूसरा है 5 मात्रक, तीसरा है √37 मात्रक, चौथा है 1 मात्रक। ठीक है। तो ए बी के परिणामी का परिमाण जो है वो हमें यहाँ पर निकालना है। पहला दिया है 7 मात्रक, फिर है 5 मात्रक, फिर √37 मात्रक, फिर है हमारा 1 मात्रक है। तो बीच का कोण निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीच का कोण ज्ञात करो। हमें कोण निकालना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमें कोण निकालना है। तो हमारा जो फार्मूला होता है R² बराबर, जो हमने आपको फार्मूला लिखवाया है वो परिमाणी दो, अगर आपके सदिश हैं और ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसका जो परिमाणी है, जो इसका परिणामी है, वो हमारा R जो है उसका फार्मूला होता है R बराबर √, अगर ये A दिया गया है, स्मॉल a लिख लीजिए आप, ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है, तो ये होता है A² वेक्टर B² 2AB cos थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो हम जब इसका परिणामी निकालेंगे तो इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और हमें कोण पूछा गया है तब भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो A और B दिए गए हैं, यहाँ पर 2 सदिश दिए गए, तो यहाँ पर हम इसको कैपिटल A मान लें, इसको मान लें कैपिटल B। तो हमें R चाहिए, R नहीं चाहिए, हमें बीच का कोण चाहिए। तो यहाँ से हम इसी फार्मूले से, ये सूत्र है हमारा, इस सूत्र से हम R² बराबर लिख सकते हैं A² B² 2AB cos थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं R² बराबर कैपिटल A वेक्टर स्क्वायर B वेक्टर स्क्वायर 2A वेक्टर और B वेक्टर cos थीटा। जैसा आपको सवाल में दिया जाए वैसा ही हम यहाँ पर फार्मूला बना लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, जो हमारा पहला परिणामी जो है वो है 7 मात्रक, मतलब R का मान यहाँ पर पहले वाले में
7 मात्रक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल ए का मान आपको 3 मात्रक दिया है, कैपिटल बी का मान, कैपिटल ए वेक्टर बराबर 3, परिमाण दिया गया है, ए का परिमाण दिया गया है हमें। ठीक है, तो ए का जब परिमाण दिया गया है तो हम इसके परिमाणों को ही लिख देंगे, और परिमाण दिया है तो हम इसके ऊपर से वेक्टर हटा दीजिए, तो हमारे ऊपर इस पर वेक्टर हट जाएगा, तो हम इसके ऊपर से वेक्टर हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से परिमाण दिया गया है तो परिमाण को हम लिखेंगे ए बराबर 3 दिया है और बी बराबर हमारा 4 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले को जो है काट ही दीजिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बीच का, यहाँ पे दिया है बीच का कोण ज्ञात करना है, बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये 7 मात्रक दिया है ये परिणामी दिया गया, मतलब कैपिटल आर दिया है 7 मात्रक। उसके बाद कैपिटल ए, मतलब ए तथा बी के परिमाण दिए गए हैं, परिमाण का तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए का परिमाण, यानी ए बराबर मॉड से लिखा जाता है इसको, तो ये है हमारा 3, या इसको ए बराबर लिख देंगे बराबर 3। ऐसे ही बी, तो यहाँ पर बी बराबर कितना दिया गया है हमारा 4, ये मात्रक में लिखे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, आर बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। अब हमें एक एंगल चाहिए, कोण चाहिए, तो इसलिए कॉस थीटा को बाहर लाना पड़ेगा, अंडर रूट हटाना इसको पड़ेगा, तो ये वर्ग करने पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब आर की वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया है पहले वाले ऑप्शन में 7 दिया है, 7 का स्क्वायर, ए का मान आप देख लीजिए कितना दिया है 3 है, 3 का स्क्वायर, बी है हमारा 4, 4 का स्क्वायर 2, ए का मतलब 3, बी का मतलब 4, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये 7 7 49 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, 3 3 9, ये 4 चक्कू 16 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 24 हो जाएंगे, और ये कॉस थीटा 49 बराबर 16 और 9 होते हैं 25, हो जाएंगे 24 कॉस थीटा, ये ऐसे लिख दीजिए, 25 इधर लाएंगे तो 49 माइनस 25 हो जाएंगे 24 कॉस थीटा। ये इतनी वैल्यू हमारी निकल के आई है। तो 49 से 25 जाएंगे तो हमारे 24 बचने चाहिए, 9 में से 5 गए 4, और 4 में से 2 गया 2, बराबर यहाँ पर 24 कॉस थीटा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 कॉस थीटा बराबर 24, और कॉस थीटा बराबर 24/24, पूरे पूरे कट जाएंगे, 1 बनेगा, कॉस थीटा बराबर 1 है। अब एंगल आप देख लीजिए कि कॉस के कितने एंगल का मान हमारा जो है वो 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री का मान हमारा 1 होता है। जो त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसमें आपको पता होगा कि कॉस में 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस से अगर कॉस काट दें तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी पहला आंसर हमारा आ चुका है। जो ए और बी जो सदिश हैं इनका 3 और 5 4 परिणामी है, इन दोनों का 3 और 4 इसका परिमाण है, इसका जो परिणामी होगा आर, उनके बीच जो कोण बनेगा वो हमारा कितना बनेगा 0 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जिसका पहला भाग हमारा है ये वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट जो है दूसरा भाग यहाँ पर निकालेंगे। अब अगला देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो ये 5 है, इस बार आप सेकंड वाले में जो है आर का मान जो है आप 5 रखिए, ए का मान आपको 3 रखना है और बी का मान आपको 4 रखना है। और फार्मूला हमारा यही रहेगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और कॉस थीटा।
आप इसमें आप मान रख लीजिए और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से निकाल लीजिए। तो ये सेकंड वाला जो है आप अपने आप कर लीजिए होमवर्क में। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 37 दिया गया, मतलब r बराबर इसमें दिया है √37, a का मान फिर से 3 है और b का मान हमारा 4 दिया है। तो r स्क्वायर बराबर फार्मूला यही ऊपर वाला है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और cos थीटा। r का मान यहाँ रखेंगे तो ये √37 लिखा जाएगा, इसका होल स्क्वायर किया जाएगा। a का मान 3 का स्क्वायर होगा, b का मान 4 का स्क्वायर होगा, 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा cos थीटा। ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 37 होगा, ये 9 बनेगा, ये 16 बन जाएंगे, 3 3 9 4 4 16 और 4 3 12 दूनी 24 हो जाएंगे और ये cos थीटा बनेगा। तो यहाँ से ये 37 बनेगा, ये 25 हो जाएगा, 16 9 25, ये हो जाएंगे 24 और ये हो जाएंगे cos थीटा। अब यहाँ से ये हो जाएंगे 37 - 25, सेम टू सेम वैसे हल करना है जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था। 7 से 5 गए 2 और 1 12 बचेंगे, ये 24 cos थीटा बनेगा। या इसको आप लिख सकते हैं 24 cos थीटा बराबर 12, यानी कि cos थीटा बराबर 12/24। जब आप काटोगे तो एक जो 2 बार में कटेंगे, तो यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू है वो 1/2 है। तो cos थीटा बराबर है हमारा cos 1/2 का मान होता है 60 डिग्री का, cos 60 का मान होता है 1/2, cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। जैसा पहला था वैसा ये सेकंड वाला है। और इसमें जो चौथा वाला है, ये चौथा वाला आप होमवर्क में कर लीजिए, क्योंकि r का मान आपको यहाँ पर ये दिया 1 दिया है, a का मान वही है हमारा 3 और b का मान हमारा 4 है। ये आप सेल्फ कर लीजिए, ये वाला फार्मूला लगेगा, इसी वाले फार्मूले का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन का आंसर आप अपने से निकाल लीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो हटा दें। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कुछ इस तरीके से है। इसमें यहाँ पे दिया गया है कि समान परिमाण a के दो सदिशों के बीच कोण थीटा है, इनके परिणामी का परिमाण ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका दूसरा है। इसमें आपके जो क्वेश्चन दिए गए वो थोड़े से अभी स्टार्टिंग में आसान हैं। तो इसमें दिए समान परिमाण के दो सदिश, यहाँ पे लिखेंगे दो सदिशों का परिमाण जो है समान है, यानी दोनों की वैल्यू जो है हमारी कैसी है, एक बराबर। तो यहाँ लिखेंगे माना पहले सदिश का परिमाण a है, इसी प्रकार आगे लिखेंगे, इसी प्रकार दूसरे सदिश का परिमाण वो भी a है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया समान है। परिमाण कैसे हैं हमारे, समान है। तो दोनों परिमाण समान हैं और उनके बीच का कोण थीटा है। बीच का कोण थीटा है। कोण बराबर क्या है हमारे पास, थीटा दिया गया है। तो इनके परिणामी का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिणामी का परिमाण, तो हमें r निकालना है। ठीक, तो फार्मूला यही लगाएंगे हम। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, आप उसको जो है हमने पढ़ दिया था, आप उसको रोक कर वीडियो लिख लीजिए। तो फार्मूला है r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर और 2ab और ये होता है cos थीटा। हमें r चाहिए। यहाँ पे ये कहा है जो पहला सदिश है वो भी a है और जो दूसरा सदिश है वो भी a है। तो a की जगह a रहेगा, b की जगह पर भी a ही रहेगा, 2a a ही रहेगा, b की जगह पर a रहेगा और cos थीटा। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत होती है कि यहाँ पर a और b बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, तो क्या होगा, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर दोनों परिमाण एक स्मॉल a और एक स्मॉल a बना लीजिए, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, पहला परिणामी a है तो यहाँ पर a स्क्वायर, दूसरा परिमाण जो है इसका a है तो वो भी है a स्क्वायर और ये हो जाएगा a और a। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर
ये हो जाएगा 2a² cos थीटा। तो r² बराबर क्या होगा, इसमें से कॉमन निकाल लो, ये चीज़ यहाँ से कॉमन है तो 2a² कॉमन बनेगा, यहाँ 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा r² बराबर 2a² और ये बनेगा 1 प्लस cos थीटा। ये इतना ही आया है अभी। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन में जो है हमें लग रहा है दिया नहीं गया है, तो हम निकाल लेते हैं, थोड़ा इसको और सोल्यूशन कर लेते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे। क्या होगा, देखो cos 2 थीटा की वैल्यू जो है 3 होती हैं। एक होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर cos के लिए हम लगाए, एक होती है, निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा -1, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। करना क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, cos थीटा लिखा है, तो एंगल सिंगल है, थीटा का मान एक ही है, 2 साथ में गुणाम नहीं, यहाँ 2 साथ में गुणाम है। तो हम क्या करें, इस 2 को कम कर दें। जैसे हमने यहाँ 2 से गायब कर दिया तो थीटा में 2 की कमी यहाँ हो जाएगी, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा है, यहाँ बटे में 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा में बटे में 2 से डिवाइड -1, ये इससे कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस -1 को इधर ले आइए तो क्या बनेगा, cos थीटा प्लस का 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर है। तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, सेम टू सेम मिल रहे हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये सूत्र है हमारे, ये पहला सूत्र है, ये दूसरा है, ये वाला काम करेगा, ये वाला नहीं काम करेगा इसमें। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो r² बराबर 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से r जो हो जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब आप इसको हल करेंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 a भी बाहर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई r का मान जो है हमारा इतना निकल के आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमें 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू इस वाले फार्मूले से निकालनी है, और यहाँ पर इसी वाले फार्मूले में cos की वैल्यू होती है 2 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होती है। अगर इसका एंगल आधा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे थीटा को, तो यहाँ भी थीटा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएंगे, cos थीटा बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 बनेगा। अब यहाँ पर है 1 प्लस cos है, तो cos ये रहा, एक ये इधर है, उधर साइड में है, तो उधर से इधर ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है हमारी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगी। तो हम इस वैल्यू को उठा करें यहाँ रख देंगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2 दूनी 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से r का मान हम इसका निकाल लेंगे। अब देख लेते हैं अगले का क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। आगे वाला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, इसे हटा दीजिए। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 समान परिमाण के वेक्टरों के योग का परिमाण कब 0 हो सकता है और प्रत्येक के बराबर हो सकता है। कब 0 हो सकता है और प्रत्येक के बराबर हो सकता है, प्रत्येक के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन हो गया है हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, तो आप उसको लिख लीजिए। 2 समान परिमाण के 2 वेक्टरों का योग का परिमाण, समान परिमाण के 2 वेक्टर, समान
परिमाण के दो वेक्टर, माना, यहाँ से लिखो, माना समान परिमाण के दो वेक्टर क्रमशः ए तथा ए है। ठीक, परिमाण है ना, समान परिमाण, तो यहाँ से वेक्टर हटा दीजिए। दो वेक्टर हैं जिनके परिमाण जो है समान परिमाण के दो वेक्टर हैं, उनका परिमाण है ए कामा ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और दिया गया है समान परिमाण के दो वेक्टरों के योग का जो परिमाण है कब शून्य होगा। तो यहाँ पर परिमाण जो है वेक्टरों के योग का परिमाण शून्य कब होगा। तो यहाँ पे परिमाण शून्य की बात करी है, मतलब r बराबर 0 रखना है। फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। r का मान 0 रख देंगे, यही पूछा है परिमाण जो है कब शून्य होगा। अगर दो वेक्टर समान है तो परिमाण को शून्य रख देते हैं और दोनों वेक्टर समान लिख देते हैं, ए स्क्वायर 2aa cos थीटा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर cos थीटा। इसको उठा के इधर लेके आओ, माइनस 2a स्क्वायर, तो ये जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा। इसको इसके नीचे लेके आओ, 2a स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर बराबर cos थीटा। इससे गिनती पूरी कट जाएगी, तो यहाँ पर एक बचेगा। यहाँ से cos थीटा बराबर -1 बनेगा और cos थीटा बराबर -1 जो होता है वो कितने का मान होता है, 180। तो यहाँ लिखेंगे cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा माइनस, यहाँ से थीटा बराबर देख लेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पर है समान परिमाण के दो वेक्टर के परिमाण जो हैं समान हैं। ठीक है, उनका योग का परिमाण शून्य कब होगा। अब आप खुद से, ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये ए है और ये ए है। ठीक है, इन दोनों का परिणाम जो है ये हमारा मान लो आर है, इसको शून्य बनाना है। तो शून्य कब होगा, इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर वेक्टरों के योग का परिमाण शून्य कब होगा। ठीक है, तो एंगल कितना होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री। अगला दिया गया है इसी में, ये फर्स्ट है, इसका ये सेकंड दिया गया है कि प्रत्येक के बराबर हो सकता है। प्रत्येक के बराबर जो परिणामी है, परिणामी वेक्टरों के योग का परिमाण शून्य। ठीक है, अच्छा, जो अब ये कहा गया है कि प्रत्येक के बराबर हो सकता है, परिमाण प्रत्येक के बराबर। तो परिमाण को तो हम r से लिखते हैं, प्रत्येक के बराबर मतलब इनमें से कोई एक, तो दोनों है, दोनों के यानी r बराबर 1 की बात कह रहा है। परिमाण जो है प्रत्येक के बराबर, प्रत्येक एक ये है एक ये, दो ही तो हैं, तो इनमें से किसी एक के बराबर। तो इसके बराबर r का मान इसके बराबर का हो या r का मान इसके बराबर रहेगा, एक ही बराबर होगा। तो यहाँ पर r की जगह ये रखना है, तो r स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, ए स्क्वायर, यहाँ से फार्मूला पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो आपको पता चला होगा कि परिमाण प्रत्येक के बराबर ये हैं दो, इन्हीं दोनों में से किसी एक के बराबर कर लो, चाहे इसके बराबर चाहे इसके, दोनों हैं तो एक ही जैसे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस का 2a इंटू ए cos थीटा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर cos थीटा। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, 1 प्लस cos थीटा यहाँ हो जाएगा, cos थीटा, ये दो नीचे आ जाएगा, 1/2 1 प्लस cos थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो 1/2 -1 बराबर cos थीटा हो जाएगा। ये जब कटेगा माइनस का 1/2 और ये cos थीटा हो जाएगा। और cos 120 डिग्री का जो मान होता है बच्चों, वो cos माइनस का 1/2 होता है। तो यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर 120, 120 डिग्री आंसर इसका आ जाएगा। समान परिमाण के बराबर है, परिमाण जो है प्रत्येक के बराबर है, तब हमारा थीटा का मान आएगा 120 डिग्री। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समान, देखो कह रहे समान परिमाण के दो वेक्टर, तो समान परिमाण का मतलब दोनों की वैल्यू एक बराबर ए है, पहला दूसरा ए हो जाएगा। कंडीशन भी पूछी गई, वेक्टरों के योग का जो परिमाण है शून्य कब होगा।
अब ये दोनों वेक्टर हैं, इनके योग का जो परिमाण होगा उसे r बोलते हैं। तो जो परिमाण r है कब शून्य होगा, तो हम r को शून्य रख देंगे, पहले फार्मूला लिख लें और r की जगह शून्य लिख दें, a की जगह पर a और फिर b की जगह a रखकर हम निकालेंगे तो cos थीटा का मान 180 आएगा। मतलब 180 डिग्री पर दोनों वेक्टर जो हैं उनका जो परिमाण होगा वो कब क्या होगा, शून्य होगा। और परिमाण प्रत्येक के बराबर कब होगा, अगर ये बोला गया परिमाण जो है शून्य होगा, फिर अगला है परिमाण प्रत्येक के बराबर, मतलब r का मान इनमें से प्रत्येक के बराबर, r बराबर a। तो ये r बराबर a रखा जाएगा, तो फार्मूला लिख लीजिए, r का मान रख दो, a और b के मान रख दीजिए, कैलकुलेशन करिए तो थीटा का मान 120 आएगा। यहाँ से ये a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a यहाँ पर से कॉमन निकलेगा, ये 2a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो 1 बराबर 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1/2 में से 1 कम होगा, -1/2 आएगा। कॉस थीटा में 120 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा बराबर हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, इसका ये आंसर है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो किस तरीके से लगाया जा सकता है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो किस तरीके का दिया गया है। इसमें ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 4j तथा वेक्टर b बराबर 7i और प्लस 24j हो तो वह सदिश ज्ञात करो, जिसका परिमाण b के बराबर तथा दिशा a के समांतर है, b के बराबर तथा दिशा a के वेक्टर a के समांतर है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण b के बराबर, जिसका परिमाण जो है वो b के बराबर है और सदिश और दिशा जो है वो a के बराबर है। परिमाण b के बराबर और दिशा a के बराबर है, वेक्टर a के बराबर है, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, परिमाण जो है वो b के बराबर है। यहाँ लिखेंगे परिमाण b के बराबर। तो यहाँ पे बराबर क्या लिखेंगे, परिमाण b के बराबर है। तो जो b वाला दिया गया है इसमें इसका परिमाण निकाल लीजिए। तो इसका परिमाण क्या होगा, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 7 सत्ते 49, 324 बनने चाहिए इसके। 49 गुणा 4 चौके 16 नहीं 576 होते हैं, 576 होंगे। 7 सत्ते 49, 24 576, ये 49 625 बनेंगे और इसका जो है 25 निकल के आएगा b के परिमाण। तो यहाँ पर जो b का परिमाण है, जिसका परिमाण b के
बराबर है, तो परिमाण b के बराबर है, तो हम b वाले का परिमाण निकाल देंगे, जो हमारा वेक्टर b दिया है उसका परिमाण निकाल देंगे। ठीक है, उसके अलावा और तथा दिशा a के समांतर है, तो दिशा जो है a के समांतर है, यहाँ लिखेंगे दिशा a के समांतर है। तो दिशा जो है वेक्टर a के समांतर है, तो वेक्टर a के लिए हमें एकांक निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेक्टर a इधर दिया गया है तो इसी की दिशा में अगर है, क्या लिखा है, दिशा a के समांतर है, तो अगर ये वेक्टर a दिया गया है हमारा, तो इसी की दिशा में हमें एकांक वेक्टर निकालना होगा। इसी के समांतर मतलब इसी की दिशा में निकालना होगा। तो ये होता है हमारा दिशा a के समांतर वेक्टर a बटे मॉड a। ठीक, तो वेक्टर a कितना है हमारा, वेक्टर a दिया गया है हमारा 3i और 4j बटे में, इसको आप मॉड निकाल दो, तो 3 का स्क्वायर मॉड यही निकलता है जो 3 लिखे होते हैं, इसका 3 का स्क्वायर प्लस के इस 4 का कर दीजिए 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा 3i और 4j बटे में ये हो जाएंगे 9 और 16, तो a कैप बराबर हो जाएगा 3i 4j बटे में ये 25 हो जाएंगे, तो 3i और 4j बटे में ये 5 हो जाएंगे, तो हमारा जो a कैप आएगा वो 3i प्लस 4j और बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बहुत सदिश निकालना है हमें। अभी हमने केवल b के बराबर निकाला है, परिमाण जो है b के बराबर निकाला है, और दिशा a के समांतर निकाली है। ये परिमाण b के बराबर 25 आया है और दिशा a के समांतर हमारी इतनी आई है, और हमें वो सदिश निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सदिश। सदिश क्या होगा, वो हमारा b वेक्टर जो हमने निकाला है परिमाण, b का जो है हमने क्या निकाला है परिमाण, ठीक है, और क्या है एकांक सदिश। तो b का परिमाण कितना आया हमारा 25, और a कितना आया हमारा 3i और प्लस 4j और बटे में 5, तो हमारा ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 25 कटेगा 5 बनेगा, 3i प्लस के 4j, इस तरीके से 5 तियाँ 15i और 5 चक्कू 20j, ये सदिश हमारा हो जाएगा। ये वो सदिश है जिसका परिमाण जो है b के बराबर है तथा दिशा a के समांतर है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसी क्रम में क्वेश्चन को आगे देखते हुए अगला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हटा देते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको रोककर आपने लिख लिया होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी पे नोट करें, जिससे कि जो है आगे के क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आप सही से सीख पाएँ। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, ये पीछे वाला चौथा था, अब क्वेश्चन नंबर 5 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है वो लिखा है यदि वेक्टर a बराबर 2i प्लस j प्लस k, यदि वेक्टर, इसमें लिखा है यदि वेक्टर a बराबर 2i प्लस j, नहीं, वेक्टर a बराबर 2i प्लस j कैप और प्लस k कैप तथा वेक्टर b बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप हो, तो ज्ञात कीजिए। पहला है वेक्टर a डॉट वेक्टर b और दूसरा है वेक्टर a व वेक्टर b के बीच कोण, तीसरा है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और चौथा है वेक्टर a और वेक्टर b के लंबवत एकांक सदिश। हमें यहाँ पर 4 निकालने हैं। तो पहला इसमें दिया है यदि वेक्टर a बराबर दिया गया है कितना है 2i प्लस j प्लस k, 2i प्लस j प्लस k कैप, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, k कैप, i j कैप और k कैप। ठीक, तो यहाँ से ये k कैप है, हम इसको k इस तरीके से बनाते हैं, आप लोग
देख लीजिए, इसको हम के बनाते हैं इस तरीके से, तो आप इसे के मानिए यहाँ पर, के कैप। और बी बराबर, वेक्टर बी बराबर दिया गया है, वो है आई माइनस जे प्लस 2k, आई माइनस जे प्लस 2k। ठीक, तो ज्ञात करना है, नंबर 1 निकालना है हमें, ए डॉट बी निकालना है। दूसरा निकालना है हमें ए व बी के बीच कोण, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण। और तीसरा है ए क्रॉस बी। और चौथा दिया गया है हमारा ए बी के लंबवत एकांक सदिश, ए व बी के बीच ए व बी के लंबवत एकांक सदिश, ए व बी के लंबवत एकांक सदिश, लंबवत एकांक सदिश। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम बारी बारी से एक एक करके लगाएंगे और उसका सलूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं, हमें ए डॉट बी निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको, ए और बी के मान यहाँ दोनों जगह रख दीजिए, बीच में डॉट लगा दो, 2i फिर j और फिर k। डॉट में b बराबर क्या है, i j और 2k। ठीक है, तो a डॉट b बराबर क्या बनेगा, जब आप इसको हल करेंगे तो आपको गिनती से गिनती को हल कर देना है। दो को देखो, हम आपको जो है फार्मूले करवा चुके हैं कि ये होता है i की जब i से डॉट प्रोडक्ट होता है और j का j से डॉट प्रोडक्ट होता है और k का k से डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, ये हम सूत्र आपको लिखा चुके हैं। अगर नहीं पता है तो आप ये सूत्र यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर विपरीत वाले होते हैं, अगर i का हम j के साथ निकालें, i का j के साथ, j का अगर हम k के साथ निकालें डॉट, और k का हम फिर से i के साथ निकालें तो वो मान होता है 0। तो आप इसमें देख लीजिए, अगर i की i से करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो इसकी i से करेंगे तो 2i डॉट i आ जाएगा। ठीक है, 2i डॉट i आ जाएगा। अब अगर हम i की j के साथ करें या i की k के साथ, तो आपको पता है ये समान क्या होंगे, हमारे 0 होंगे, वो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, वो नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम j वाले पे जाते हैं, i का काम ख़त्म हो गया है। j का i से करेंगे तब 0 होगा, j का j से करेंगे हम, भाई पहले i का इन तीनों से किया था तो i का i से किया, ये आ गया। अब i का j और k से करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे 0 0 हो जाएंगे, वो हम नहीं लिखेंगे। तो इसका काम पूरा हो गया। अब हम j को उठाएंगे, j का इनसे और इनसे बारी बारी से करेंगे। j का i से करेंगे तो 0 होगा, नहीं लिखेंगे। j का j से करेंगे तो हमें पता है j का j से करेंगे तो 1 मान होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे j का j से डॉट प्रोडक्ट, ऐसे आप लिख दीजिए। और यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और j का k से करेंगे फिर से 0 हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद k का देखो, k का i से करेंगे 0 होगा, k का j से करेंगे 0 होगा, k का k से करेंगे तो आंसर बनेगा 2k कैप और डॉट में k कैप। आपको इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, इससे बढ़िया आप ये कहो कि i की i से, j का j से, k का k से। तो i की i से ये रहा, j का j से ये रहा, k का k से ये रहा। अब आसान है, तो a डॉट b बराबर i का मान 1, j का मान 1, इसका मान 1, तो 2 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। a डॉट b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस के 2, तो a डॉट b का मान आपका निकल आएगा 2 2 4 माइनस 1 मतलब 3। तो आपका a डॉट b वेक्टर का मान 3 आया। ये पहला आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से ये पहला हमारा आंसर आ गया है। ये हमारा पहला आंसर इसका आ चुका है। अब इसी तरीके से हम इसका दूसरे का आंसर देख लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगला है हमारा a व b के बीच कोण। जब a और b के बीच कोण की बात करेंगे तो हमें पता है कि a डॉट b बराबर होता है ab cos थीटा।
तो ये हमारा फार्मूला होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर से देख लीजिए, ये हमारे परिमाण होते हैं ए और बी, ये परिमाण होते हैं। तो हमें ए बी के परिमाण भी चाहिए होंगे। थीटा का मान निकालने के लिए वेक्टर चाहिए होंगे, तो वेक्टर तो हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास ए और बी के परिमाण नहीं हैं। तो हम वेक्टर ए का परिमाण निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का परिमाण, तो परिमाण बराबर होता है ए मॉड, और इसको लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ, जो ए दिया है इसका लिखेंगे, जो 2 हैं, 1 है और 1 इनका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ये कहाँ से आए, आई के साथ क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, आई के साथ यहाँ क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, के साथ यहाँ क्या है 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा हमारा 2 दूनी 4, 1 और 1, तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 4 1 5 1 6 आ जाएगा। इसी तरीके से बी का परिमाण निकालेंगे। बी का परिमाण जैसे निकालेंगे तो ये बी वेक्टर हो जाएगा बराबर में अंडर रूट आप लगाइए। तो जब अंडर रूट आप लगाएंगे बी के लिए तो फिर से आई जे और 2 के लिए लिखा जाएगा। आई के साथ क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है 1 है तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस के माइनस का 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगाए तो हम माइनस लगा लीजिए, प्लस के साथ क्या है 2 है तो ये 2 का स्क्वायर। तो जब हल करेंगे तो 1 + 1 + 4, तो ये फिर से आ जाएगा 6, 4 1 5 1 6। तो अब हम निकालेंगे थीटा का मान। जो हम थीटा का मान निकालेंगे तो किस तरीके से होगा, देखिए फार्मूला क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। आप वैल्यू रख के देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको हल कर देते हैं। तो ए डॉट बी की वैल्यू आप देखिए क्या है, ए डॉट ए और डॉट बी। अब ए डॉट बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन को जब हमने हल किया था अभी, तो उसमें हमारा ए डॉट बी जो निकल के आया था वो कितना था हमारा, जो हमने अभी निकाला था ए डॉट बी, उसका मान हमारा कितना आया था, 2 एकम 2 1 एकम 1 और 2 एकम 2 2 2 4 1 3 आया था यहाँ पर। तो ए और डॉट बी का मान हमारा पीछे वाले क्वेश्चन में 3 आया था, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे ए डॉट बी बराबर यहाँ पर कितना है 3 है। ठीक है, तो ये लिख दिया। मॉड ए की वैल्यू आप देखिए अभी निकालिए कितनी, अंडर रूट 6, ऐसे बी की वैल्यू अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू लिख दीजिए 3। 2 अंडर रूट एक जैसे दिए गए हैं, तो 2 अंडर रूट एक जैसे हैं तो 1 अंडर रूट हो जाएगा, तो ये दोनों के अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, अंडर रूट 6 केवल 6 ही बचेगा, और ये कॉस थीटा 6 नीचे ले आइए, 3/6, ये कॉस थीटा 3 से कटेंगे एक बार, ये 2 बार में, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 बचा है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, थीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा। ये आंसर बनेगा हमारा। जो पहला वाला कंप्लीट हो गया है, अब ये सेकंड था ए और बी के बीच, ये सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। ए और बी के बीच का कोण जो हमें पता करना था वो भी हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हम देख लेते हैं अगला तीसरा वाला जो है ए क्रॉस बी किस तरीके से लगाया जा सकता है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो है हमारा तीसरा है ये नंबर, इसमें ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसे चिन्ह बना लीजिए मॉड वाला, आई जे और के, ये लिख लो। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी बराबर। अब हमें कुछ नहीं करना है, आई जे के जो भी हमारे नंबर होते हैं साथ के वो लिखने हैं। पहले वाला ए है तो इसमें देखो 2 है 1 है 1 है, तो यहाँ लिख दो 2 1 1, यही वाले 2 1 1। उसके बाद बी वाले लिख लो 1 -1 2, 1 -1 और 2, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें ए क्रॉस बी आसानी से पता चल जाएगा। उससे पहले आपको लिखना है आई और ब्रैकेट में बंद करके माइनस लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगेगा, जे ब्रैकेट में बीच में माइनस, फिर के और बीच में माइनस और ब्रैकेट। आपको अल्टरनेटिव चलना है, या आप ऐसे समझो, आई लिखो ब्रैकेट लगाओ माइनस लगाओ, जे लिखो
ब्रैकेट बनाओ माइनस लगाओ, के लिखो, ब्रैकेट बनाओ माइनस लगाओ, फिर पहला प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर ये प्लस, फिर ऐसे माइनस, इस तरीके से चलेंगे। तो हमारे चिन्ह भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसको बड़ा ध्यान से समझिए कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पर हल करेंगे। देखें, जब हम x के लिए निकालते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर जब निकालेंगे, x नहीं i, जब हम i की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कुछ नहीं, इस वाली लाइन को हम छोड़ देंगे। जो i के लिए निकालेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, इन लोगों के आपस में गुणा लिखेंगे। 2 की 1 से गुणा होगी 2, 1 कम 2, अब बीच में माइनस लगा है। अब 1 की जब 1 से गुणा होगी तो -1 आएगा। अब एक माइनस पहले से लगा है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर -1 लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही। अब जब जे पे जाएंगे तो जे वाली लाइन को बंद कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 साइड वाली लाइनों से मतलब है, इन दोनों से। तो 2 की 2 से गुणा 4 हो जाएगी, 1 की 1 से गुणा 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब जैसे के का नंबर आएगा, इस के का नंबर, तो इन दोनों की गुणा होगी। 2 की 1 से होगी तो 1 कम 2, माइनस के 2, और 1 की 1 से हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारा आई, ये 2 प्लस का 1 माइनस जे, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, प्लस का के, -2 -1 तो माइनस का 3 होगा। तो ये बनेगा 2 और 1 3 बनेगा, 2 और 1 3, माइनस के जे 3 और प्लस के कैप -3। इसको आगे लिख दीजिए इनको, ये हो जाएगा 3i 3j और माइनस का 3k, या इसको 3 कामन निकाल लीजिए तो i j और प्लस का यहाँ पे रहेगा प्लस का k। इस तरीके से हमारा a क्रॉस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में का जो थर्ड पार्ट था वो ए क्रॉस बी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर ये चौथा वाला पार्ट करेंगे, ए व बी के लंबवत एकांक सदिश, ए व बी के बीच लंबवत एकांक सदिश। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ पर एकांक सदिश है, चौथा वाला है, वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश। देखो, लंबवत, जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तो वो ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी होते हैं जब लंबवत होते हैं। तब समांतर के लिए ए क्रॉस बी नहीं होता है। तो हमें लंबवत निकालना है एकांक सदिश, इन दोनों का लंबवत निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी का हमें एकांक सदिश चाहिए, ए क्रॉस बी का एकांक सदिश। तो यहाँ से n कैप बराबर लिख लो ए क्रॉस बी वेक्टर बटे में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का दोनों का मॉड। तो हमें ये चाहिए, ये पूछा गया है ए और बी के लंबवत एकांक सदिश। एकांक सदिश पूछा है किसके लंबवत, ए और बी के। तो ए और बी के बीच लंबवत ए क्रॉस बी होता है। अब ए क्रॉस बी का वेक्टर और ये, ठीक। तो हमने जो n कैप लिखा है, अभी हमने उसकी वैल्यू निकाली है ए क्रॉस बी की, जो कि हमारा आंसर आया था, वो आया था, हम लिख देते हैं यहाँ पे। अभी हमने निकाला था पीछे कि ए क्रॉस बी बराबर आंसर दिया गया है किताब में, उसी को लिख देते हैं क्योंकि वही आंसर आया था। 3i - 3j और माइनस का 3k, उसमें माइनस का 3k दिखा रहा है आंसर में। तो उसमें आप गुणा को आप देख लीजिए, कहीं हो सकता है माइनस में यहाँ पर प्रॉब्लम बन गई हो, यहाँ पर प्लस में आया था। तो आप उसको एक बार चेक करके देख लीजिए, गुणा हमने आपको सिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है 3i और यहाँ पर यही बनेगा ए क्रॉस। अब हम इसे यहाँ पे n कैप निकालेंगे, तो n कैप में के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा ए क्रॉस बी यही है, तो हम इसको यही लिख देंगे 3i 3j और 3k बटे में, इसी का हमें मॉड चाहिए। तो मॉड के लिए हमें अंडर रूट लगाना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3i 3j 3k बटे में, ये हो जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो यहाँ से n कैप बराबर निकल के आएगा 3i कैप 3j कैप
और 3k कैप बटे में 9 9 18 और 9 3 27। तो यहाँ पे 27, ये इसका आंसर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा वो आ रहा था ये वाला आंसर, यहाँ पे माइनस जो है आ रहा है और उसमें हमारा पहले प्लस आ रहा था। तो एक बार ज़रा हम चेक कर लेते हैं फटाफट यहाँ पर से, आई जे और के चेक कर लेते हैं। तो आई है 2 1 1 1 -1 और 2, आई हो जाएगा इन दोनों गुणा 2 एकम 2, इनके गुणा 2 एकम 1 एकम 1 माइनस जे, इन दोनों के गुणा 2 दूनी 4 माइनस 1 एकम 1। तो ये तो यहाँ पर यही था 1 1 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और प्लस का यहाँ पे के जब लिखेंगे तो के लिए हमारा माइनस के 2 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3i और माइनस के 3j हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस के 3k हो जाएंगे। सही है, वो यही आंसर होगा। वहाँ पे माइनस की प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पर हमने अब टिक कर दिया। आप लोग देख लीजिए पीछे, उसको सही कर लीजिए और ये आंसर आप अपना लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो इसको। इसको हटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। पीछे आप थोड़ा सा वो माइनस का इशू था, आप उसे सही कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, वो किस तरीके से इसको, उस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन दिया गया है अगला, क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया गया है। उस क्वेश्चन नंबर 5 को हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम पहले यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शायद हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं उस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, यदि वेक्टर a बराबर 3i - 6j - 2k तथा वेक्टर b बराबर i + 2j - 2k हो तो ज्ञात कीजिए a का परिमाण, फिर दूसरा है a डॉट b का मान, फिर तीसरा है a व b के बीच का कोण। लगभग ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अभी किया था। तो हम इसको फिलहाल देख लेते हैं। यदि वेक्टर a बराबर दिया गया है 3i 6j - 2k तथा b बराबर, वेक्टर b बराबर i + 2j और -2k हो तो ज्ञात करो नंबर 1 ए का परिमाण, कैप ए का, वेक्टर ए का परिमाण चाहिए, ए है कैप नहीं है। ए का परिमाण, 2 है ए डॉट बी का मान, ए डॉट बी का मान, और तीसरा दिया गया है ए और बी के बीच कोण, ए व बी के बीच कोण। ये क्वेश्चन हम अभी करवा चुके हैं। इसके फार्मूले हम लिख देते हैं, आप उन फार्मूलों में इसको रख कर आप क्वेश्चन को हल कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आपके वो नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट करके आप बता दीजिए, तो हम क्वेश्चन को करवा देंगे। ठीक है, तो ए का परिमाण निकालने के लिए हमें ए बराबर मॉड में ए ही लिखने होंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा +- 6 का स्क्वायर +- 2 का स्क्वायर। हर जगह प्लस होगा और जो गिनती माइनस की होगी तो माइनस का लिखा जाएगा, -2 है तो -2,
10 के 3 है तो 3, ये तो सिंपल था तो इसको डायरेक्ट ही आ गया। ये 9 हो जाएगा, ये 36 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। तो ये ए का परिमाण यहाँ पर ऐसे लिखना था बेटा, ए का परिमाण ए बराबर, ठीक है। तो ये बनेगा 36 और 4 40 और 9 49 बनेंगे, आंसर 7 आ जाएगा ये पहला। तो आसान है, इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ए डॉट बी अगला निकालना है, तो इसका होता है, इनका डॉट ही निकालना है, गुणा ही करना है आपस में। हमने बताया था अभी पीछे और डॉट भी निकलवाया था, इसके साथ गुणा, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ गुणा करके आप लिख दीजिए। ये आपका जो है आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसे HW में लिख लीजिए। थर्ड वाला जो है उसमें ए और बी के बीच का कोण चाहिए, ए व बी के बीच का कोण। तो ये निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला हमारा बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मॉड ए और मॉड बी। ये हम फार्मूला अभी पीछे करा चुके हैं। जिस तरीके से हमने पीछे कॉस थीटा का मान निकाला है, आप उसको देखकर पीछे वाले क्वेश्चनों को आप हल करिए, तो आपका उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से छठा क्वेश्चन बहुत आसान है, जो आपका होमवर्क के लिए रहेगा। आप इसको बैठ कर पीछे ही क्वेश्चन जो हमने लगवाए हैं अभी उसमें दिया गया है, आप उसको देखकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब ये हमारा जो है इसका छठा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसी सीरीज से थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन एक ऐसा हम करते हैं जो कि थोड़ा सा आपको और इजी लगे। हमने क्वेश्चन आपका जो है प्रक्षेप वाला करवा दिया है। जो प्रक्षेप के जो क्वेश्चन थे, हमने प्रक्षेप का पद जो है परवलयाकार होता है, उससे संबंधित जो है आपका डेरिवेशन हो चुका है। तो वो डेरिवेशन जब आपके हो गए हैं तो उससे संबंधित जो फार्मूले हैं वो भी हमने आपको लिखा दिए हैं। अब उन फार्मूले का यूज़ करके हम जो है कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे। तो हम देख लेते हैं प्रक्षेप वाले क्वेश्चनों को, इसे आप नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम जो है प्रक्षेप का यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और देखेंगे उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है लगाने से पहले हम फार्मूले ज़रा लिख देते हैं। प्रक्षेप जो होता है, जब आप किसी पत्थर को जब आप फेंक देते हैं तो वो किसी फेंके गए बिंदु से चलकर ऐसे एक कर्व के रूप में कहीं दूर जाकर गिरता है। तो इस वाले पथ को जो बोलते हैं प्रक्षेप पथ बोला जाता है, यानी कि फेंके गए पत्थर का रास्ता। ये जो है क्षैतिज परास होता है, यानी ज़मीन वाली जो दूरी होती है उसे क्षैतिज परास बोलते हैं। और इस प्रक्षेप का जो सबसे मैक्सिमम हाइट होती है, इसको एच से लिखते हैं, ये एच होती है हमारी, ठीक। तो हमें इस कंडीशन में पूछा क्या क्या जाता है। पहले तो नंबर 1 पूछा जाता है कि जब किसी पत्थर को फेंका जाता है तो फेंके गए पथ का समीकरण। तो पहला पूछा जाता है पत्थर द्वारा तय किए गए रास्ते का समीकरण, मतलब वह किस फंक्शन के आधार पर ये इतनी दूर जाकर गिरा है, तो वो एक पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, यानी कि समीकरण पूछा जाता है। सेकंड, महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, कौन सी महत्तम ऊंचाई? जब इसको फेंका जाएगा, मान लो इसको फेंका गया यू वेग से, और ये यहाँ पर जाकर, तो इसकी डायरेक्शन तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ बदल जाएगी। कुछ समय के लिए यहाँ b बराबर 0 है, तो ये मैक्सिमम हाइट होगी। कोई चीज़ ऊपर जाती है तो कुछ समय के लिए रुकती है, फिर वो नीचे आती है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। कुछ समय के लिए इसका वेग लगभग बहुत कम हो जाएगा, फिर वो नीचे आना चालू होगा, तो उसी को हम b बराबर 0 मान लेते हैं। अब ये उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाती है, और इस मैक्सिमम हाइट को हम जो है कैपिटल एच से लिखते हैं, और जिसका सूत्र होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। हम इस वाले फार्मूले से इसकी ऊंचाई को जो है, महत्तम ऊंचाई को इस वाले फार्मूले से निकालते हैं। तो ये हाइट पूछी जाती है। उसके बाद पूछा जाता है क्षैतिज परास, या ज़मीनी जो दूरी तय हुई है इसे परास बोलते हैं, परास, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास बोला जाता है।
अब क्षैतिज परास तीसरे नंबर पे पूछा गया है हमारा क्षैतिज परास। इसको हम लिखते हैं कैपिटल आर से साइन 2 थीटा बटा जी, ये होता है क्षैतिज परास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यही हमारा फार्मूला होता है। और तीसरी बात के बाद चौथी बात ये पूछी जाती है कि यहाँ से लेकर जब ये फेंका गया तो जब ये यहाँ पर पहुँचा तो उसे टाइम कितना लगा, यानी कि उड्डयन काल, इसको उड्डयन काल कहते हैं। तय किए गए रास्ते में जो टाइम लगता है उसे उड्डयन काल, उड़ता हुआ समय, उड्डयन काल यानी टी बराबर पूछा जाता है, तो ये होता है 2u साइन थीटा बटा जी। तो ये हमारे जो हैं कुछ क्वेश्चन जो हैं इनके फार्मूले के आधार पर ही निकाले जाते हैं, आप इनको देख लीजिए। तो जो रास्ते का समीकरण होता है, परवलय का समीकरण, इसका जो परवलय का जो समीकरण होता है, जो हमारा ये फेंका जाता है, इसका जो रास्ते का समीकरण होता है उसको निकालने के लिए फार्मूला जो होता है हमारा, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं चौथे नंबर पर। परवलय प्रक्षेप के परवलय का पथ, प्रक्षेप के पथ का समीकरण, तो जो समीकरण होगा वो होता है y बराबर x टेन थीटा माइनस 1/2g एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ये है हमारा समीकरण। ये कौन सा समीकरण है? ये वाला समीकरण है कि ये इसको यहाँ से यहाँ पर फेंका गया। एक बात और है कि जो प्रक्षेप का जो पथ होता है बच्चों, वो एंगल पे डिपेंड करता है, इस वाले एंगल पर, कितने एंगल पे इसको फेंका गया। हो सकता है वो चीज़ ऐसे फेंकी गई हो तो ऐसा एंगल, तो ये दूरी बनेगी, ऐसे फेंको तो यहाँ पर गिरेगा जाके, हो सकता है ऐसे फेंको तो यहाँ पर गिरेगा जाके। लेकिन 45 वाला जो एंगल होता है 45 डिग्री का, वो ऐसा एंगल होता है जिसपे आप अगर किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी ज़मीन से तय होगी, उसकी ज़मीन से जो दूरी होगी वो मैक्सिमम दूरी पर जाकर, और दूरियों की अपेक्षा मैक्सिमम दूरी पर जाकर वो गिरेगा। इसलिए कभी फायर वगैरह किए जाते हैं तो 45 एंगल को बनाकर कर दिए जाते हैं अनजाने क्षेत्र में, ताकि वो अधिक से अधिक दूरी पर जाकर गिरे। तो इसके लिए ये प्रक्षेप वाले ये कुछ फार्मूले हैं जिनको हम याद रखेंगे और इनसे संबंधित हम क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को एक जगह पर आप लोग लिख लीजिए, जब आप सवाल लगा रहे हैं तो इनको एक जगह पर एक क्वेश्चन को लिख लीजिए और इससे संबंधित एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ताकि हमारे जो इनमें फार्मूले जो दिए गए हैं वो सारे फार्मूले इसमें हमारे यूज हो जाएं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, हम पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा और ज़रूरी चीज़ों को हम लिखाई देंगे। एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 10i कैप प्लस 20j कैप मीटर प्रति सेकेंड है। इसका प्रक्षेपण कोण कामा उड्डयन काल कामा महत्तम ऊंचाई कामा क्षैतिज परास तथा उच्चतम बिंदु पर वेग, उच्चतम बिंदु पर वेग पूछा गया, उच्चतम बिंदु पर वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये तो हमारे पहले ऑप्शन में था इतना, और इसी के साथ दिया गया है सेकंड में, प्रक्षेप के पथ का समीकरण भी प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा दम है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। हम यहाँ पे इस तरीके से इसको हल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और साधारण क्वेश्चन है, अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। ये फार्मूले जो हमने अभी आपको लिख के दिए हैं, यही फार्मूले इनमें यूज होंगे, तो आप उन फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग, तो क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 7 है ये, प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग। ठीक, तो ये प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है 10i प्लस 20j, 10i कैप प्लस 20j कैप। क्वेश्चन बोल दिया था हमने, आप लोग नोट कर लीजिए, बड़ा क्वेश्चन था ना, इसलिए ब्रैकेट में मीटर प्रति सेकंड, ये है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वेग दिया गया है, प्रक्षेप का वेग, प्रारंभिक वेग ही है इसका। ठीक है, उसके बाद इसका प्रक्षेपण कोण निकालना है। ठीक है, इसका प्रक्षेपण कोण हमें पूछा गया है, कोई बात नहीं, इसका प्रक्षेपण कोण हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, ये जो आई होता है ये एक्स अक्ष के लिए, और ये बाई जो, और जो जे होता है ये बाई अक्ष को दर्शाता है। तो अगर देखा जाए तो एक्स दिशा में वेग इसका क्या होगा, वो यू एक्स कोस थीटा होगा, और बाई दिशा में
जो वेग होगा वो होगा u बाई साइन थीटा, क्योंकि जैसे हमने कोई चीज़ फेंकी है तो अगर यहाँ पे पहुँची है तो आप बताओ ज़मीन से अगर दूरी इसकी पता करो तो इसको नीचे लेके आओ तो ये दूरी कहलाएगी, और अगर ऊंचाई की बात करो तो ये वाला यहाँ पे बिंदु लाओ तो ये वाली हाइट कहलाएगी। तो मतलब इसका वेग जो है दोनों दिशाओं को कवर करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला वेग ये दिया गया है यू एक्स कोस थीटा बराबर दिया है पहले वाले एक्स के लिए कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है u बाई साइन थीटा, ये दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों वेग हमारे यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि आप यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पर जब ये चल रहा था तो इसका प्रारंभिक वेग हमारा u है। अब यहाँ पर होगा वो ux होगा, यहाँ पर होगा तो वो u बाई के लिए लिखा जाएगा, लेकिन दोनों को मिलाकर होगा तो हमारा u ही। इसलिए यहाँ पर जो वेग लिखे जाएंगे x के लिए वो u, आप लिखेंगे u cos थीटा और इसके लिए लिखेंगे u साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ux बराबर लिख सकते हैं u cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, और u बाई बराबर लिख सकते हैं u साइन थीटा बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हम कोण निकालना चाहेंगे, तो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पहला पूछा गया है कौन सा कोण पूछा गया है, हमारा प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण ये थीटा है, ये पूछा गया है। तो ये होता है हमारा टेन थीटा बराबर u बाई बटे ux, ये होता है, ये प्रक्षेपण कोण का हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर u बाई का मतलब क्या हो जाएगा 20 और ux का मतलब है 10। जब इसको इससे काटेंगे तो ये बनके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बनके। तो आंसर इसका 2 के करीब आ रहा है, मतलब थीटा बराबर देखें तो 10 इन्वर्स, ये 10 उधर जाएगा इन्वर्स में और 2, ये हमारा प्रक्षेपण कोण इस वाले क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो बचा हुआ है। अगला क्या पूछा गया है, उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, इसको हटा देते हैं यहाँ से। उड्डयन काल, तो जब आप उड्डयन काल देखेंगे सेकंड नंबर में उड्डयन काल, इसको हम t से लिखते हैं और ये होता है 2u साइन थीटा बटे में g, ये होता है हमारा फार्मूला उड्डयन काल का। तो इसमें सारी वैल्यू आपको दे दी गई है, आप उन सभी वैल्यूओं को इसमें आप रख दीजिए तो हमारा आंसर बन जाएगा। t बराबर क्या होगा, आपको अभी हम बता चुके हैं कि u साइन थीटा की जो वैल्यू है साइन थीटा के लिए आप देखिए ये है तो क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और u cos थीटा कितनी हमने निकाली है 10 मीटर प्रति सेकेंड, आपको दी गई है ना, बाई के लिए 20 है और x के लिए 10 है। तो यहाँ पे ये 2 ऐसे रहने दीजिए, इस पूरे वैल्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू है इसकी जगह पर हम ये रखेंगे गुणा में 20, और g का मान शायद क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर। क्वेश्चन में आप लिख लीजिए कि g का मान जो है वो 10 मीटर दिया गया है, मतलब g बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये 10 हो जाएगा, ये से कट जाएगा, t बराबर 2 दूनी 4 सेकेंड। जो इसका उड्डयन काल होगा ये यहाँ से यहाँ तक गिरने का जो टाइम होगा वो कितना होगा 4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड कहानी दी गई है हमारी महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई के लिए अभी ही फार्मूला हमने आपको कराया है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना, दोनों पर स्क्वायर है तो आप u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर बना दो और ये 2g लिख दो, आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि u साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 20 है, तो आप इसकी जगह पर यहाँ इतनी वैल्यू जगह 20 लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा दो और g 10 है, इसका ये 400 बनेगा, 20 का स्क्वायर 400 बनेगा, ये इससे कटेगा यानी 40 मीटर की हाइट, यानी ये महत्तम ऊंचाई होगी यहाँ पर, जहाँ पर b का मान 0 होगा वो कितना होगा हमारा 40 मीटर की ऊंचाई होगी इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड वाला जो पूछा गया था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब उड्डयन के महत्तम ऊंचाई, अब हमें चाहिए क्षैतिज परास, तो हम क्षैतिज परास को निकाल लेते हैं। देखते हैं क्षैतिज परास को किस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। इसे यहाँ से हटा दीजिए, ये क्वेश्चन तो लिखा नहीं दीजिए, ये क्षैतिज ये हटा दो यहाँ से, ये तो सब आपने लिख लिया होगा,
तो क्षैतिज परास को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं आप देख लीजिए। क्षैतिज परास, चौथा होगा क्षैतिज परास। क्षैतिज परास को हम आर से लिखते हैं,